It's a privilege for me to be here. मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझ रहा हूँ कि मैं आपके बीच में इस तरह से आ पा रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। जूम का जमाना है, इसलिए आई एम ऑल्सो अंडर लॉकडाउन। आपकी तरह मैं घर से बात कर रहा हूँ। मैं शाम को स्टूडियो जाता हूँ 2 घंटों के लिए, लेकिन नहीं तो मैं घर पे रहता हूँ। जॉर्ज ने मेरे पिताजी का जिक्र किया। देखिए, वो वाकई टैलेंटेड थे, इसलिए वो क्रिकेट खेल पाए। ऑलवेज से कि क्रिकेट में आपको टैलेंट की जरूरत होती है, पत्रकार बनने में आपको टैलेंट की जरूरत नहीं बनती। पत्रकार तो कोई भी बन सकता है। व्हेन यू फेल इन एवरी अदर प्रोफेशन, आप पत्रकारिता में आते हैं। जब आप किसी और प्रोफेशन में आपको सक्सेस नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती, तो आप पत्रकार बनते हैं। माय फादर वाज, और मेरे पिताजी के पास कोई वो साधन नहीं थे। वो एक छोटे से शहर से आए, मड़गांव। आज तक भी वो एक में गोवा बॉर्न क्रिकेटर है। गोवा से एक ही क्रिकेटर आज इतने 300 से ज्यादा क्रिकेटर भारत के लिए खेले हैं, पर वो एक में गोवा से क्रिकेटर थे। बड़े कठिनाई मेहनत से वो करके वो भारत के लिए खेले। कोई गॉडफादर नहीं था। मैं उनको कभी कभी कहता हूँ महेंद्र सिंह धोनी अपने जमाने के। आज तो कम से कम टीवी के जरिए और एकेडमीज के जरिए आप छोटे शहर से भी कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन 1950-60 के दशक में बहुत कम लोग छोटे शहर से इस तरह से आते थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रिमेम्बरिंग माय फादर, एंड टुडे इज अ स्पेशल डे। आज एक अनोखा दिन है। जून 25 का जो दिन है, वो दो कारणों से एक स्पेशल डे है। आज 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था और वर्ल्ड कप जीता था। तो हमारे लिए एक बड़ा खुशी का दिन था। क्रिकेट बदला, देश एक तरह से बदल गया उस दिन। और दूसरी बात, इसी दिन पर 1975 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लागू की थी। तो ये एक ऐसा एक हम कह सकते हैं काला दिन भी था, क्योंकि 75 में जिस तरह से लोकतंत्र को दबाया गया और 1983 में जिस तरह से कपिल देव ने वर्ल्ड कप और टीम ने वर्ल्ड कप जीता, वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। सो इट्स अ वेरी स्पेशल डे। और ये दो मेरे जिंदगी के दो आप कह सकते हैं प्रोफेशन, हॉबी, किस तरह से कहे मैं नहीं जानता, क्रिकेट और पॉलिटिक्स। मैं इन दो चीजों पर लिखता हूँ, बोलता हूँ, और ये दो मेरे बड़े पसंदीदा चीजें हैं। अब आप कहेंगे क्रिकेट और पॉलिटिक्स में क्या अंतर क्या है और क्या समानता क्या है, व्हाट इज सिमिलर, व्हाट इज डिफरेंट। लुक, cricket at the end of the day is part of our culture. किसी ने, आशीष नंदी एक सोशियोलॉजिस्ट है, अच्छा कहा कि ये गेम अंग्रेजों ने सीखी है। क्रिकेट इज एन इंडियन गेम एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय द इंग्लिश। ये वाकई हमारा एक खेल है। और पॉलिटिक्स जो है, इसमें हम बड़े खूबी से खेल पाते हैं। और पॉलिटिक्स भी एक तरह से खेल है, राजनीति भी एक तरह से खेल है। और हमारे देश में जो भी बाकी हो, ये तो हमें मानना पड़ेगा, कम से कम हम लोकतंत्र हैं। आज जब चीन के साथ हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं और चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, we must remember one thing: we are at the end of the day a democracy which China will never be. I can come speak to you here freely over Zoom. We can talk, criticize the government, we can question the government. In China that cannot happen, and we sometimes take our democracy for granted. और मुझे लगता है ये हमें सोचना चाहिए, खास करके पत्रकार जो है। हम जब पत्रकारिता करते हैं, मैं समझता हूँ ये एक देश है जिसमें मैं पत्रकारिता करता। मैं अगर चीन में होता तो कैसे पत्रकारिता करता, केवल सरकार की बातें रखता। और दुख की बात है, हमारे देश में भी अब कुछ पत्रकार और कुछ चैनल ऐसे बन गए हैं जैसे चीन के रेडियो के चैनल और चीन के टीवी के चैनल होते हैं। कुछ लोग उनको गोदी मीडिया कहते हैं, मैं उनको सुपारी मीडिया कहता हूँ। जो भी है, हमारे लोकतंत्र में हमें बोलने की आजादी है, हमें सवाल रखने की आजादी है, जो चीन में नहीं है। जो दूसरे जो कट्टरवादी देश हो या डिक्टेटरशिप्स हो, there you cannot speak out. The difference between an India and a China is our democracy and our democratic spirit. And a key element of that is the freedom of the press. And I think it is something we should treasure and value. Let me tell you, when I joined journalism, मैं पत्रकारिता में 1988 में आया, 1988। तब इतने टीवी चैनल्स थे ही नहीं, बस एक दूरदर्शन हुआ करता था। तो अगर आपको टीवी पत्रकार बनना था तो बस दूरदर्शन ही था।
आई चोज टू बी अ प्रिंट जर्नलिस्ट। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में आया और मुंबई में मैंने शुरुआत की, और वो बड़ा अलग जमाना था, कंप्यूटर भी नहीं था। When I started in the office, we only had typewriters. In fact, हमने कंप्यूटर का विरोध किया। हमारे जो यूनियन थी, प्रेस की यूनियन हमारे ऑफिस में थी, उन्होंने कंप्यूटर का विरोध किया। उन्होंने कहा कंप्यूटर के आने से लोगों की नौकरियां जाएगी। So we had a big agitation against computers. आप सोचिए, वहां से आज हम जमाने में आ गए जहां आपको सब आईपैड और मोबाइल पे मिलता है। 32 साल में दुनिया बदल गई। आज की तारीख में हमारे देश में करीब 400 टीवी चैनल हैं, 396 लाइसेंस, 396 लाइसेंस चैनल्स। अब आप सोचिए, उस जमाने में केवल एक दूरदर्शन हुआ करता था जो केवल सरकार की बात रखता था। आज 396 चैनल है जो हम कहते हैं प्राइवेट है, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम प्राइवेट चैनल्स होकर भी सरकार की ही बात रखते हैं। हम कभी सरकार को आजकल सवाल नहीं पूछते हैं। ये सबसे बड़ा मुझे लगता है फर्क है कि हमारी जो आजादी है उसका कितना हमने फायदा उठाया। एक क्रांति हुई, there has been a revolution with all these numbers of channels that have come, but are we better informed? Do we know more? रोज रात को आप टीवी चैनल देखिए तो केवल एक दूसरे से लोग झगड़ते रहते हैं। इट्स लाइक अ फिश मार्केट, और फिश मार्केट में कम से कम मछली बिकती है, यहाँ क्या बिकता है? तो हमने टीवी को एक तरह से एक मछली का बाजार बना दिया है रात को, खास करके प्राइम टाइम में। हर चैनल, हिंदी हो अंग्रेजी हो, एक दूसरे पर चीखते रहते हैं। मैंने कल ही एक डिबेट किया इसी तरह से। एक तरफ संबित पात्रा था, दूसरी तरफ पवन खेड़ा। वो संबित पात्रा मुझे कहता है यू आर चाइनीज एजेंट। अब चाइनीज एजेंट क्यों? क्योंकि सवाल पूछता हूं। अब ये क्या बात है, अगर आप सवाल पूछे, कुछ लोग आपको कहते हैं गो टू पाकिस्तान, कुछ लोग कहते हैं यू आर चाइनीज एजेंट। सच पता है 30 साल पहले ऐसा माहौल नहीं था। 30 साल आप 30 years ago you could criticize a politician, you could question a politician without being called a Chinese agent or said go to Pakistan. ये क्या हुआ है? We have become more intolerant. एक असहनशीलता हो गई है समाज में। लोग एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। अगर आपकी मैंने कुछ कहा और आपको अच्छा नहीं लगा, मैं आपका दुश्मन बन जाता हूं। क्या आप कहते हैं अगर मैं मोदी सरकार की प्रशंसा करूं तो लोग कहते हैं आप मोदी जी के तरफ बिक गए हैं। अगर मैं आलोचना करूं तो पीपल से अरे आप तो जो है वो तो आप मोदी विरोधी हैं। अब आई थिंक डेमोक्रेसी, एंड दिस इज व्हाई आई थिंक टुडे इज एन इंपॉर्टेंट डे। 75 में जिस तरह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की, और आज की तारीख में हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, वी हैव फ्रीडम्स बट वी मस्ट नॉट मिसयूज देम। द फ्रीडम्स दैट वी हैव शुड बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली। पत्रकार जो होता है उसका दायित्व है, ड्यूटी है एक तरह से, कि हम जो सच्चाई है लोगों के सामने लाएं। अब क्या चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है या नहीं, ये सवाल है, और ये सवाल पूछना कोई देशद्रोह नहीं है। हमें हम चीन की तरह नहीं है। अगर चीन के सोल्जर्स भी मरते हैं तो वो अपने ही नागरिकों को बताते नहीं है कि उनके कितने सोल्जर्स मरे हैं। दैट इज द डिफरेंस, एंड देयरफॉर वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। पाकिस्तान के जब सोल्जर्स मरते हैं उनकी मिलिट्री उनको बताती भी नहीं है। हमारे देश में हम ये बात रखते हैं, ये हमारी मजबूती है। हम अपनी मजबूती को कमजोरी ना बनाएं। We must recognize that we have constitutional rights and duties, and we must value those constitutional rights and duties. And I just feel that the right to free speech under Article 19, संविधान में Article 19 के जरिए जो हमारी जो आजादी है उसको वैल्यू करना चाहिए। तो मैंने जैसे कहा, मैंने शुरुआत की 1988 में। जमाना बहुत अलग था, बहुत कम अखबार थे, कोई टीवी नहीं था, कोई ब्रेकिंग न्यूज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आई रिमेम्बर इन 92 बाबरी मस्जिद गिरी 6 दिसंबर को। हमें खबर भी नहीं थी, क्योंकि उस समय हमें कोई टीवी चैनल के जरिए कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी। धीरे धीरे कुछ पिक्चर्स आने लगे अयोध्या से, और शाम तक होते हुए देयर वाज अ रायट इन मुंबई, और उस रायट कवर करने में बहुत मुश्किलात थी, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं थे। आज आपके पास इतने साधन है, कहीं भी जाकर आप अपने मोबाइल कैमरा के जरिए वीडियो लगा सकते हैं। आप जितने भी मुझे आज सुन रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर सिटीजन जर्नलिस्ट। आप सब एक तरह से
जर्नलिस्ट बन सकते हैं, अपने पिक्चर लोगों के सामने रख सकते हैं। तब ऐसा माहौल नहीं था। तब वो राइट कवर करने में बहुत कठिनाई हुई। कैसे लोगों के सामने रखे कि किस तरह से एक दूसरे को, हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगा हो रहा था, पुलिस क्या कर रही थी। And honestly, in all the 32 years that I have done journalism, it was the most difficult story to cover. क्योंकि ये मेरा बंबई था, ये मेरा शहर था, और वो आग में एक तरह से तब्दील हो गया था। तो द पॉइंट इज, लाइफ हैज चेंज। मैंने 93 में एक भूकंप कवर किया लातूर में। लातूर एक महाराष्ट्र में जगह है, वहां भूकंप हुआ था, और उस भूकंप को कवर करने में बहुत मुश्किलात हुई, क्योंकि जितने भी टेलीफोन लाइंस थे सब कट हो गए, और तब कोई मोबाइल फोन भी नहीं था। तो वहां लातूर 200 किलोमीटर दूर था औरंगाबाद से। हम एक ट्रेन से औरंगाबाद पहुंचे, वहां से फिर लातूर जाना पड़ा, और वहां के पिक्चर्स वापस पिक्चर छोड़िए, वहां की स्टोरी वापस लाकर टेलेक्स मशीन के जरिए वो स्टोरी दिल्ली तक पहुंचानी पड़ी। It is it's a very difficult thing to do in those days. पत्रकारिता में आज बहुत सहूलियतें हैं, कंपटीशन बढ़ा है, ये बात भी सही है, लेकिन उस जमाने में जो मजा आता था एक तरह से वो अलग था, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज की कोई दौड़ नहीं थी कि हर स्टोरी जो है तुरंत लोगों के सामने रखे। हमें समय था अपनी स्टोरी एक तरह से रिकॉर्ड करने, कैमरा करने, लोगों के सामने रखने। एक अलग जमाना था 93, 94, 95 का। अब क्या हुआ है कि एवरीबॉडी टुडे इज इन अ रेस टू बी फर्स्ट। वो खबर सही है गलत है उससे कोई लोगों को परवाह नहीं है, चलो खबर डाल दो। और देखिए कितनी फेक न्यूज है। इसलिए एवरी डे ऑन व्हाट्सएप आपको कोई वीडियो मिलता होगा, मेनी ऑफ दोज वीडियोज आर फेक। मुझे किसी ने कुछ वीडियो भेजा विच टर्न आउट टू बी, कहा ये कोरोना के, देखिए किस तरह से ये जो कुछ लोगों को दिखाया अस्पताल में, फिर बाद में पता चला ये कोई दिल्ली का अस्पताल नहीं था, ये पाकिस्तान में कराची में मेंटल असाइलम में कुछ हो रहा था, उसको वो लोग दिखा रहे थे कि दिल्ली में हो रहा है। सो फेक न्यूज हैज स्प्रेड अ लॉट। और क्या है कि आज व्हाट्सएप का जमाना है। आजकल जब भी कोई खबर मिलती है व्हाट्सएप कर देते हैं लोग, वेरीफाई तो करते नहीं है, लेकिन दूसरों को, अपने दोस्तों को भेज देते हैं, और वो खबर वायरल हो जाती है। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये जो वायरल वीडियोस बन जाते हैं और किस तरह से लोगों को एक तरह से डरा लेते हैं कि ये सही है गलत है। कोरोना का जमाना है। अब कोरोना के जमाने में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, लेकिन कभी कभी हम लोगों को डरा देते हैं जिस तरह की बातें हम करते हैं या जिस तरह की गलत खबरें करते हैं। अब आपको मालूम होगा जब कोरोना शुरू हुआ तब कुछ जो तबलीगी जमात के लोग हैं उनको कोरोना हो गया। उसके बाद जो प्रचार हुआ जैसे सब जो जितने भी कोरोना के लोग हैं कोरोना तबलीगी है। अब हमारे देश में 7 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस हो गए हैं। क्या वो सभी तबलीगी थे? लेकिन हमने उसको हिंदू मुस्लिम बना दिया। जहां एक सब्जी वाला बेचारा मुसलमान था उसको भी लोगों ने भगा दिया, कहा नहीं नहीं तुम तो कोरोना से तुमसे सब्जी लेंगे तो हमें कोरोना होगा। क्या बात है। तो हमने दुनिया बदल दी है। हमने एक तरह से दुनिया इस तरह से बदल दी है कि फेक न्यूज को चला के हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आज आप देखिए हर भारतीय को लगता है कि हर पाकिस्तानी जो है टेररिस्ट है, क्योंकि हम क्या दिखाते हैं, केवल जो पाकिस्तान जो है टेररिस्तान है। हाँ पाकिस्तान में मसूद अजहर है, कई लोग हैं, लश्कर है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट द एवरेज पाकिस्तानी? व्हाट इज द रोल ऑफ द मीडिया? Should we only show the bad side of Pakistan? Should we not show positive stories? They are our neighbors and we cannot change our neighbors. हम अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते इस तरह से। लेकिन हमने इस तरह का जमाना किया। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि जंग टीवी स्टूडियो में हो जाएगा। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के जनरल एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, मुझे लगता है जंग टीवी स्टूडियो में हो जाएगा। तो मीडिया की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेक न्यूज को किस तरह से दूर रखें, और टेक्नोलॉजी के जमाने में और ये और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक व्हाट्सएप करोड़ों लोगों तक तुरंत पहुंच जाता है।
तो अगर वो व्हाट्सएप गलत निकला तो फिर क्या? कितनी गलत खबरें भी हम लोगों के सामने रखते हैं, खास करके व्हाट्सएप के जरिए। तो आई थिंक वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम्स एज अ जर्नलिस्ट, और ये जमाना जहां मैंने जैसे कहा 1988 जब मैंने ज्वाइन किया, केवल टाइपराइटर था, इंडिया कंप्यूटर भी नहीं था, to today where everything is on mobile, we have WhatsApp. The nature of information has changed. पत्रकार की जिम्मेदारी नहीं बदली, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमारी जिम्मेदारी वही है जो 1988 में थी, लोगों के सामने सच्चाई लाना। और ये जिम्मेदारी आसान नहीं है। टुडे देयर आर 396 चैनल्स। अब किसी ने एक चैनल पर कुछ ब्रेकिंग न्यूज देख ली, दे पुट इट ऑन एयर विदाउट वेरीफाइंग। कंपटीशन की दौड़ है। लोग ये नहीं जानते कि किसी के घर में एक या ज्यादा से 2 टीवी सेट है। हमारे न्यूज रूम में 100 से ज्यादा टीवी सेट है, इसलिए हम इतने चैनल देखते हैं। लेकिन आपके घर में 1 या 2 ही चैनल है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं, अरे वो चैनल पे ये चल रहा है, इस पर ये चल रहा है। और उस दौड़ में हम अपनी जो जिम्मेदारी है वो भूल जाते हैं, और इसमें बहुत नुकसान कभी कभी होता है, बहुत नुकसान। क्योंकि मैंने देखा है कभी कभी हम गलत खबर इसी में चला लेते हैं कि हमने किसी और चैनल में देख ली। अभी मुझे याद है एक बार हमने एक खबर चलाई थी कि किसी एक व्यक्ति की मौत हुई है, बाद में पता चला वो जिंदा है। वो खबर हमने क्यों चलाई? क्योंकि हमने किसी दूसरे चैनल पर देखी। तो this is the dangers of journalism in the age of this instant news. Everything is like instant coffee, instant noodle, उसी तरह फास्ट फूड। आजकल मैकडॉनल्ड्स का जमाना है, उसी तरह से पत्रकारिता भी मैकडॉनल्ड्स के बर्गर की तरह बन गई। तुरंत चलाओ। Who is the fastest? Not who is the most accurate or who is right. मुझे लगता है ये इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें सोचना चाहिए कि किस तरह की पत्रकारिता अब होनी चाहिए, किस तरह के पत्रकार हम बनना चाहते हैं। और ये बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि पत्रकारिता भी एक व्यवसाय बन गया। इट्स अ बिजनेस टुडे, इट्स अ मल्टी क्रोर बिजनेस। एक जमाने में लोग कहते थे हम जर्नलिस्ट बन गए क्योंकि हम एक तरह से, वो एक प्रोफेशन नहीं था, हमारे लिए पैशन था। आज वो पैशन प्रोफेशन बन गया है, और उस प्रोफेशन के साथ वो बिजनेस बन गया है। नाउ इट इज अबाउट रेटिंग्स, इट्स अबाउट कौन सी खबर चलेगी, नॉट अबाउट वेदर द न्यूज इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। क्या दुनिया को उससे फर्क पड़ेगा? वी टेंड टू डू स्टोरीज दैट आर सेक्सी, है ना, जिसे कहते हैं। उसमें उस स्टोरी की सेक्स अपील क्या है, वो दर्शक देखेगा या नहीं। And I think we have to be very, very careful when we look at that, therefore. Very, very careful. And unless we show the required care, ऐसा है कि पत्रकार वैसे आज चाहे तो शाहरुख के घुटने में क्या हुआ है, शाहरुख खान की खबर वो हेडलाइन बन जाती है। But how are the disabled facing corona? I know that George has been raising this issue. वो खबर हेडलाइन नहीं बनती है, even though more people are affected by that story. But how is Shahrukh Khan dealing with the lockdown? या सुशांत सिंह राजपूत पर हम दिनों पर दिन स्टोरीज करेंगे। What happened to him is tragic, but दिन पर दिन stories. Imagine how much effort is being put into those stories, and we are missing out on the real stories. आज कोरोना की वजह से कम लोग अस्पताल की स्टोरीज कर रहे हैं, पर हमारी अस्पताल की दुर्दशा कई सालों से है, but we were never making it a headline. Hospitals, education, science and technology, environment, these are the issues of the future. पर इन पर कहाँ बहस होती है? बहस होती है धर्म पर। एक हिंदू एक तरफ रखो, मुस्लिम रखो, दोनों के बीच में झगड़ा करो, या एक तरफ कोई यादव रखो, दूसरी तरफ कोई नॉन यादव रखो, उनमें झगड़ा करो। Caste, community, that's because our politics is fought like that. Unfortunately, our politicians also have invested very, very little time in the real issues of the time. And that is why there is so little investment, for example, in public health. आप मुझे बताइए, आपने कितनी खबरें इसके पहले देखी है हमारे
जो अस्पताल की क्या दुर्दशा है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, which is the state which is doing the best today in the corona fight? Kerala and Karnataka. Why? Because they have invested in public health. They have not invested in fighting now on caste and community. वो वहां इतने मंदिर और मस्जिद बनाने में नहीं लगे हैं जितने यहाँ हम लोग आजकल बात करते हैं। आप मुझे बताइए मेरे दोस्त, क्या बनना चाहिए? स्कूल्स बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, या मंदिर मस्जिद बनने चाहिए? इस देश का फ्यूचर किसमें है? Now, as journalists, I think we must also change the dialogue and force our leaders to talk about these issues. क्योंकि जब तक हम नहीं बात करेंगे तब तक कैसे लोगों तक वो खबर पहुंचेगी? How do we genuinely provide information to people? And I think that is the challenge of our times. How do we provide accurate information to the maximum number of people? And I think unless we are able to do that, we are trapped. हम एक जाल में फंस गए हैं। रोज वही खबर वही चेहरों से नहीं चलेगा। हमें खबरों को एक नए अंदाज से लोगों के सामने रखना पड़ेगा, और आप लोगों को भी हमें एक तरह से एक नए, we have to have a new relationship between viewers and journalists. क्या है, आज सोशल मीडिया पर कुछ भी लोग कह देते हैं। You can say what you want on social media, no control. फेसबुक पे कुछ लिख दिया किसी ने, ट्विटर पे कुछ लिख दिया, उस पर सच्चाई कितनी है इस पर सवाल है। And my belief is that journalists' basic challenge is to provide the truth without any pressure, without any fear, बगैर डर। डर के आगे जीत है, हमें डरना नहीं है। हमें we have to show truth to power. जो बड़े बड़े व्यक्ति है उनको आईना दिखाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब कितने लोग वो जिम्मेदारी मुझे लगता है उसको पालन करते हैं, ये सवाल है। I really don't know. But the world, my friends, as a journalist today, I feel कि इतने सालों के बाद मैं देख रहा हूं कि नए पत्रकार जो हैं वो भी, उनमें उनके पास साधन बहुत हैं, but they are not being given the kind of training that we need. उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती। अब ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए? कम से कम जिंदगी की ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। किस तरह से हम लोगों को हमदर्दी दिखाएंगे, इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब है जिंदगी में ट्रेनिंग। लाइफ इज द ग्रेटेस्ट ट्रेनिंग। लाइफ ट्रेन्स अस, द जर्नी ऑफ लाइफ, एंड वी मस्ट ऑलवेज स्टैंड विद द विक्टिम्स, whether it is a migrant who has lost his job or her job, whether it is someone who's a victim of domestic violence. We have to stand with the victim, not with the powerful. If you stand with the powerful, you may get other benefits, but it is when you stand with the victim that I believe you are a true journalist. And that is, to my mind, the challenge of our times, for journalism to stand with the victims, not with the powerful. The powerful have to be questioned. Our fundamental role as journalists is to ensure that those who do not have a voice, जिनके पास आवाज नहीं, उनको हम एक आवाज दें। ये हमारा दायित्व बनता है। मैं ये नहीं कह रहा आज आपके साथ बैठकर कि मैं ये सब खुद कर पा रहा हूं। मेरी भी कमियां हैं, मेरी भी कमजोरियां हैं, लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं। आज मुझे अगर आप में से कोई एक अच्छी स्टोरी दे, मुझे जरूर बताएं, मुझे ईमेल करें, मैं कोशिश करूंगा कि वो स्टोरी लोगों तक पहुंच पाए। मैं चाहता हूं कि स्टोरीज इस तरह से हो टीवी पर जिससे दुनिया में छोटा सा कोई फर्क पड़े। मैं रोज रात को जब 9 बजे की न्यूज करता हूं, आई ट्राई एंड एंड विद व्हाट आई कॉल अ गुड न्यूज स्टोरी, अच्छी खबर। क्योंकि देश में आप जानिए, अच्छे लोग बुरे लोगों से ज्यादा है। हम लोगों की बुराइयां टीवी पर दिखाते हैं, अखबार में दिखाते हैं, लेकिन असलियत इस देश की है कि अच्छे लोग बहुत हैं। और जब तक वी डोंट डू मोर गुड न्यूज स्टोरीज, हाउ विल वी स्प्रेड द मैसेज ऑफ गुड न्यूज? सो द चैलेंज इन अ वे, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पत्रकार, इज टू स्प्रेड गुड न्यूज। लोगों तक अच्छी खबरें किस तरह से ले जाए। एंड आई थिंक दैट in its own way can make a difference in a small way to society. So I've given you a sense of what is the role of a journalist. What are the journalist's responsibilities? And I'm saying this all with the hope that maybe tomorrow we will see a better day. कल
फिर सुबह होगी। मैं हमेशा कहता हूं ये देश जो है 50-50 देश है। ये जो ग्लास आपका है इसमें आधा पानी भरा हुआ है या आधा खाली है। आपको तय करना है किस तरह का देश हमने बनाना है। मुझे लगता है जो देश बनना चाहिए उसमें ग्लास आधा हमेशा भरा रहना चाहिए। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना है। वी हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर, and that to my mind is the challenge of the time. Journalists have to expose what is wrong, but do it with a positive spirit, because I believe that the good will overcome the bad. जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोगों को हमेशा हराएंगे. As a journalist, all I can say is that it has been a great journey. 32 सालों में बहुत मजा किया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत लोगों से सीखा, बहुत लोग मिले हैं. People ask me what is the best thing about being a journalist. I say best thing is it's not a 9 to 5 job. 9 से 5 नहीं. We don't know what tomorrow will bring. कल क्या होगा, कौन जाने कहाँ कौन सी खबर होगी. Especially in a country like India. So that, to my mind, that excitement of what tomorrow will bring is what keeps me going as a journalist after these years. I'll tell you at the end what R.K. Lakshman, जो बड़े कार्टूनिस्ट हुआ करते थे अपने जमाने, उन्होंने 40 साल एक कार्टून बनाया, बस उतना ही करते थे रोज सुबह, और मेरे बगल के कमरे में बैठते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में. तो मैंने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी आपको कभी नहीं लगता इतने रोज वही कार्टून करते, कभी आपको थकान नहीं होती? डोंट यू गेट टायर्ड ऑफ डूइंग इट? ही सेड, राजदीप, एवरी डे is like a new day. Every day is like a new day. Every day is like I am drawing my first cartoon. Every day मुझे लगता है मैं मेरा पहला कार्टून ड्रॉ कर रहा हूँ. And that is what keeps me going.